मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, माय सेल्फ सरिता। आज हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में। सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है। सेल को हम अनदर नेम से बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। कोशिका है जो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसे हम कहते हैं कोशिका। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कहेंगे कोशिका। कोशिका की जो खोज है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665। कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर करी थी। फिर आती है साइज। कोशिका की जो एवरेज साइज होती है, एवरेज साइज ऑफ सेल 100 माइक्रोमीटर डायामीटर। कोशिका की जो एवरेज साइज होती है वो 100 माइक्रोन होती है। फिर अपन बात करते हैं सेल का इन्वायरमेंट। सेल का जो इन्वायरमेंट होता है कोशिका क्षारीय मीडियम या जिसे हम बोलते हैं बेसिक मीडियम के अंदर अपना अच्छा वर्क या अच्छा फंक्शन करती है। बेसिक मीडियम मीन्स कोशिका की जो पीएच होती है वो बेसिक मीडियम की होती है। कहने का मतलब हुआ कि इसकी जो पीएच होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, इसलिए ये बेसिक मीडियम में अपना वर्क करती है। अगर पीएच इसकी देखी जाए कोशिका की, तो सेल की जो पीएच होती है वो मोस्टली 7.2 to 7.4 के बीच में रहती है। बेसिक मीडियम कह सकते हैं या फिर इसे हम एल्कलाइन मीडियम भी कह सकते हैं। तो कोशिका का जो पीएच हुआ वो 7.2 से 7.4। फिर हम बात करते हैं कोशिका की स्टडी। कोशिका की जो स्टडी होती है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। और ये जो साइटोलॉजी है ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है फॉर कैंसर। कैंसर का कंफर्मेटिव जो डायग्नोसिस होता है वो साइटोलॉजी होता है। जैसे कि हम कैंसर के अंदर पढ़ते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है कैंसर का साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी कहेंगे हम स्टडी ऑफ सेल को। फिर हम बात करते हैं इस सेल की स्ट्रक्चर की। पार्ट्स, सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो 2 टाइप से होगा। पहला अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को फर्दर 2 के अंदर डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल बॉडी को 2 में पार्ट डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये थे सेल के पार्ट्स। सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल।
की प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है सेल की उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन 55%, फिर उसके बाद में फैट 40% एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से, फैट से एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई रहती है, तो उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई रहती है। फिर अपन उसके बाद में देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्योरी, या जो सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए जो थ्योरियां आई थी उसके बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की जो थ्योरी होती है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का एक आता है सैंडविच मॉडल, दूसरा आता है यूनिट सेल मॉडल, फिर थर्ड आता है इसके बारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए 3 मॉडल आए, सैंडविच मॉडल, यूनिट सेल मॉडल एंड थर्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच जो मॉडल है वो डेवसन एंड डेनियली ने दिया था। यूनिट सेल मॉडल है वो भी 1935 के अंदर डेवसन एंड डेनियली ने दिया, मतलब ये दोनों ही डेवसन एंड डेनियली ने दिया था। जबकि फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो 1972 के अंदर एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर या फिर इन तीनों मॉडल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। इसलिए पहला था अपना सैंडविच मॉडल, दूसरा था यूनिट सेल मॉडल एंड थर्ड जो मॉडल होता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तो था सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में। अब अपन बात करते हैं उसके बाद में फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव। एक इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्टिव, दूसरा इसका आता है सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल। यहाँ पे ये भी 3 टाइप से होता है, एक्टिव डिफ्यूजन, फिर होता है एक्टिव डिफ्यूजन के बाद में फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन हुआ। उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फर्दर इसका आता है एक्सक्रिएशन का, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को आउटसाइड करना। तो ये थे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। फिर उसके बाद में हम देखते हैं साइटोप्लाज्म या फिर सेल बॉडी का। साइटोप्लाज्म है कोशिका का जो लिक्विड जो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो कंटेंट होते हैं, पहला होता है साइटोसोल एंड दूसरा होता है ऑर्गेनेलिस। साइटोप्लाज्म भी दो टाइप से होगा, एक को हम बोलते हैं साइटोसोल एंड दूसरा आता है अपना ऑर्गेनेलिस। लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाता है साइटोसोल, लिक्विड पार्ट कहलाएगा साइटोसोल, जबकि सॉलिड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाता है ऑर्गेनेलिस। तो साइटोसोल जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो प्रेजेंट रहेगा उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मीन्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म भी दो टाइप का था, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलिस। साइटोसोल जो था वो लिक्विड पार्ट था, जबकि ऑर्गेनेलिस जो था वो सॉलिड पार्ट था साइटोप्लाज्म का, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलिस। अब हम बात करते हैं वन बाय वन ऑर्गेनेलिस की। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है ER का मीन्स होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म का जो सबसे ज्यादा या प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ये दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी आती है अपनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं और इसके अंदर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइट प्रोवाइड करती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो साइट प्रोवाइड करती है उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारे एग्जाम में आता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड के सिंथेसिस के लिए कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में अपने आती है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी को सिंथेसिस करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड अपना आता है राइबोसोम है, उसको इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी
जाना जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री या फिर बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल। ये तो हुआ राइबोसोम के बारे में। फोर्थ अपना आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइसोसोम को, या फिर एक इसका और एक नाम से जाना जाता है सुसाइड बेड ऑफ द सेल। कोशिका की आत्मघाती थैलियां, क्योंकि यहाँ पे फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, कोशिका को निगलना, हार्मफुल कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको निगलना, या फिर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खा लेना, उनका भक्षण कर लेना कहलाता है फेगोसाइटोसिस। तो इसके कारण इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल कहते हैं या फिर सुसाइड वेब ऑफ द सेल कहते हैं। फिर इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकिंग का काम करता है। गोल्जी अपैरेटस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पोस्ट ऑफिस है वो गोल्जी अपैरेटस को कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल्स को हम स्टोरेज ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। वैक्यूल्स को हम स्टोरेज ऑफ द सेल। फिर उसके बाद में आता है अपना माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूबुल्स एंड फिलामेंट्स को हम साइटोस्केलेटल ऑफ द सेल। कोशिका का स्केलेटल किसे कहते हैं, तो इस कोशिका का जो स्केलेटल होगा वो माइक्रोट्यूबुल्स एंड फिलामेंट्स को अपन कहते हैं साइटोस्केलेटल। फिर उसके बाद में आता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को हम, ये जो सेंट्रियोल्स होता है ये सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो सेंट्रियोल्स होता है। और ये जो सेंट्रियोल्स होता है वो नर्व सेल के अंदर अब्सेंट रहता है, absent in न्यूरॉन। नर्व सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, उसके अंदर सेंट्रियोल्स अब्सेंट रहते हैं, और सेंट्रियोल्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो सेल डिवीजन के लिए होता है। फिर उसके बाद में अपने आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है कि कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका का नियंत्रण करता है न्यूक्लियस। तो ये आज हमने पढ़ा सेल के बारे में।
जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है या फिर जो द्रव प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दो टाइप का था, एक तो साइटोसोल, दूसरा था ऑर्गेनेलिज। साइटोसोल होगा वो लिक्विड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, जबकि सॉलिड जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। जो ऑर्गेनेलिज के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे मोस्ट एबंडेंट मात्रा में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपने दो टाइप का था, एक तो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, राइबोसोम को हम कोशिका का इंजन या फिर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसे हम कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, गोल्जी अपरेटस पैकिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। फिर अपना था सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल्स का जो काम होता है वो सेल डिवीजन के लिए, और ये जो नर्व सेल या जो न्यूरॉन होती है उसके अंदर एब्सेंट रहता है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि जो वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ दी सेल्स, और जो माइक्रोफिलामेंट्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स या जो ट्यूबल्स होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल, मतलब कोशिका का जो ढांचा बनाता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबल्स एंड फिलामेंट्स। तो ये आज हमने देखा सेल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।